हाय दोस्तों, एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज कुछ चित्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएं और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो थोड़े से आपको हो सकता है कि थोड़े से भद्दे लगें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और इसमें प्रत्येक बात और प्रत्येक टॉपिक आपके लिए, जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए प्रारंभ किया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक ट्रिक लिखा हुआ है। ट्रिक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सभी लोगों को, सभी दोस्त लोग, कई लोग हमसे, कई स्टूडेंट भी कहे हैं कि सर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तैयार करने में, तो कैसे इसको तैयार किया जाता है। इससे रिलेटेड एक ट्रिक बनाया है मैंने। इसमें लिखा है कांगो की परंपरा। तो CO से मतलब हो गया कोयला, N से मतलब हो गया न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको नाभिकीय ऊर्जा, यूरेनियम वगैरह, जो यूरेनियम, थोरियम, ये सभी ईंधन इसमें आते हैं, ये सभी हैं, गैस हैं और तेल हैं। हमारे कहने का मतलब है कुछ ऐसे स्रोत ईंधन के जो समाप्त हो सकते हैं, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसको बड़े आराम से याद रख सकते हैं। कांगो की परंपरा, परंपरा मतलब परंपरागत स्रोत या कन्वेंशनल, ठीक है, एनर्जी सोर्स। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे लिखा है 9th कॉम्प्लीमेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक या पार्ट्स है। इसमें होता क्या है दोस्तों, देखो क्या लिखा है कि डेसिमल संख्या से 9th कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए डेसिमल संख्या को का प्रत्येक डिजिट 9 से घटाया जाता है। प्रत्येक शेषफल ही दी गई संख्या डेसिमल संख्या का 9th कॉम्प्लीमेंट होता है। जब दोस्तों 10th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो जो संख्या डेसिमल संख्या दी जाती है, दशमलव संख्या, जो जनरली हम लोग नॉर्मली जो गिनती यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वही डेसिमल संख्याएं होती हैं। तो उस संख्या को, इस संख्या में जितने अंक हैं उतनी बार हम 999 उसके ऊपर लिखेंगे और उनके प्रत्येक अंक को या प्रत्येक डिजिट को उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आपका परिणाम आएगा वो 9th कॉम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों, जब 10th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 10th कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले 9th कॉम्प्लीमेंट 999 से घटा करके 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसी में 1 प्लस कर देते हैं, तो 10th कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 होता है। और 1 जो है वो सबसे दाईं ओर सबसे दाईं ओर से पहली डिजिट में ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 9th कॉम्प्लीमेंट 27 का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो डिजिट, यहाँ जो संख्या डेसिमल संख्या 27 दी गई है, तो 27 यहाँ पर नोट किए, इसको 99 से लेस कर दिए। 99 से घटाएंगे तो 9 में से 7 गई 2 बची, और यहाँ तो 9 में से 2 गई 7 बची। तो ये जो संख्या 72 जो निकली है, ये इसको 9th कॉम्प्लीमेंट या 9 की पूरक संख्या कह सकते हैं जो निकली हुई है। ठीक है दोस्तों, जब 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 72 प्लस 1 इक्वल टू 73, ये इसका 10th कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है डेसिमल संख्या 3856, डेसिमल का 9th कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 38567, यहाँ पर हम 9 डिजिट का यूज़ करेंगे बार बार, जितनी बार आपका डेसिमल डिजिट आया है, और इसको लेस कर देंगे। यहाँ 2 बचा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1 और यहाँ बचा आपका 6। तो ये संख्या जो प्राप्त हुई है, ये आपकी 9th कॉम्प्लीमेंट है, ये डेसिमल नंबर है और ये इसका कोड है 9th कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ है, निम्न डेसिमल संख्याओं का 9th कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ संख्याएं नीचे दी गई हैं, इनमें से एक का हम डेसिमल 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल करके दे रहे हैं, और बाकी का आप अपने आप स्वयं, जैसे मैंने किया है ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखा है आपका 4863, इसके ऊपर लिखेंगे 9993,
इसको सॉरी 9999 इसको आपस में लेस कर देंगे। यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 1 और यहाँ हो गया 5। तो 5136 ये इसका इस संख्या का डेसिमल संख्या का ये हुआ आपका 9th कॉम्प्लीमेंट या 9वां पूरक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब लिखा है 10वां पूरक तो यह 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो सबसे पहले हम किसी भी डेसिमल संख्या का 9वां पूरक निकालते हैं या 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो संख्या है 368, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 9 से हम इसको माइनस कर देंगे, निकलेगा 136। इसी में हम प्लस 1 कर देते हैं। ये हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट और इसके नीचे जो निकलेगा 632 ये हो गया 10th कॉम्प्लीमेंट दोस्तों। ठीक है, आसान होते हैं बहुत, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़रूर आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों नीचे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ। बीच वाला निकाल रहा, बी वाला ये क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है 4 5 8, यहाँ 9 9 9 लिखेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा 5, इसी में हम प्लस 1 कर देंगे। ये आपका 9वां कॉम्प्लीमेंट हुआ और यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 542, ये हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे यहाँ केबल का एक चित्र दिया गया है। इस केबल में ये पावर केबल है और इसमें जो 3 कोर की केबल होती है इसमें अधिकतम 66 kV की सप्लाई प्रवाहित की जा सकती है 3 कोर केबल में, और इससे अधिक सप्लाई के लिए सिंगल कोर केबल का उपयोग किया जाता है। और 132 तथा उससे ऊपर की क्षमता की केबलों में गैस SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड गैस या SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड गैस या फिर ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके जितने भी पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को किस प्रकार से रखा जा सकता है, सिम्बास से, CIMBAS ये इसका क्रम रहता है। तो सबसे पहले C से हो गया आपका कंडक्टर, यहाँ लिखा हुआ है पहले से। I से हो गया इंसुलेशन, तो ये इसका विद्युत रोधी पदार्थ हो गया, विद्युत रोधन जो चालक या कंडक्टर पर लगा हुआ है। जो कंडक्टर होते हैं ये एल्युमिनियम या कॉपर के होते हैं। इंसुलेशन जो होता है PVC का, पेपर का हो सकता है। इसके बाद होता है मेटेलिक शीट, धात्विक शीट या धात्विक कोष। तो मेटेलिक शीट जो होता है ये GI की पत्तियां हो सकती हैं या तार के रूप में भी हो सकता है। इसके बाद होता है बेडिंग। जो दोस्तों बेडिंग जो होता है ये रुई, काटन, जूट वगैरह ये सब होता है बेडिंग। ठीक है, इसके बाद होता है आर्मरिंग। आर्मरिंग में एल्युमिनियम की पतली पत्तियाँ होती हैं, GI की भी इसमें पत्तियाँ रह सकती हैं। तो उन पत्तियों को या चपटी पत्तियों के रूप में इसको लपेट दिया जाता है, इससे इसको यांत्रिक सामर्थ्य मिलती है। और सबसे लास्ट में रहता है सर्विंग। ये होता है लेड शीट, ये PV लेड का बना हुआ होता है और इसमें PVC भी होता है, PVC का भी हो सकता है और लेड का भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो सर्विंग है ये संपूर्ण केबल को सुरक्षा और चमक प्रदान करता है, जबकि आर्मरिंग जो है आर्मरिंग केबल को आंतरिक मैकेनिकल या यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जबकि बेडिंग जो है ये नमी को अवशोषित करने का कार्य करता है। दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है मेटेलिक शीट और आर्मरिंग के बीच में क्या है, तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर बेडिंग है, बेडिंग और सर्विंग के बीच में क्या है, तो आर्मरिंग है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि बेडिंग चालक की ओर से बेडिंग से पहले मतलब कौन सा परत रहता है केबल में, तो मेटेलिक शीट या धात्विक कोष रहता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आशा है कि आप कुछ समझ गए होंगे बहुत सारा पॉइंट इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों एक सिंबल दिया गया है यहाँ, ये अभी तक पेपर में नहीं आया है लेकिन आशा है कि ये आगे आ सकता है। ये जो सिंबल दिया गया है ये सिंबल इस साइड में एनोड कैथोड, यहाँ पर इस साइड में एक डमरू के तरीके से इसमें बनाया गया है। ठीक है, ये रहता है गन डायोड का। ठीक है, जो आप PN जंक्शन डायोड बनाते हैं इस प्रकार से PN जंक्शन डायोड, इसमें 2 जंक्शन डायोड उलट करके संयोजित किए जाते हैं। तो ये सिंबल जो है
गन डायोड का रहता है। चलिए दोस्तों, आशा है कि इसको आप याद रखेंगे, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है कि ये पेपर में आ भी जाए। दोस्तों यहाँ एक चित्र दिया गया है, ये चित्र जो है हाफ एडर का है। इसमें एक एक्सॉर गेट तथा एक एंड गेट इसमें संयोजित किया गया है। ये आपका एक्सॉर गेट है और ये एंड गेट है, तो दोनों को संयोजित करके एक सिस्टम बनाया गया, इसको हाफ एडर बताते हैं। तो हाफ एडर का ये चित्र सिंबल दिया गया है। इसमें काम क्या होता है, ये होता है सम मतलब योग, और यहाँ होता है कैरी। तो किसी भी दो बाइनरी डिजिट या दो बाइनरी संख्याओं को आपस में ऐड करने के लिए हाफ एडर का उपयोग किया जाता है, और तीन बाइनरी संख्याओं को आपस में ऐड करने के लिए फुल एडर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सिंबल जो है ये एडर का है। एडर बनाने के लिए एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ ये सिंबल दिया गया है, ये कम्यूटेटर का सिंबल है। दोस्तों यहाँ कई बार ये पेपर में भी आ चुका है, ITI में भी आ चुका है। तो ये पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या है। ये है राइज़र, ठीक है, कम्यूटेटर राइज़र है। और इस राइज़र से जो कम्यूटेटर के रोटर पर जो DC मशीन के रोटर पर जो बाइंडिंग की जाती है, इसको आर्मेचर कहते हैं, उस पर जो बाइंडिंग की जाती है, तो बाइंडिंग का जो वायर आता है उसमें लगा करके इस राइज़र में ही फंसा करके यहाँ पर ब्रेजिंग किया जाता है। तो ये दोस्तों कॉपर का होता है, ठीक है। इसके साथ में जो लग संयोजित किया जाता है वाइंडिंग वायर के साथ में जो आता है वायर, तो वो उसमें कॉपर का लग लगाया जाता है, और ये भी कॉपर का ही होता है। इतना पार्ट्स ये कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर में कॉपर के V आकार के सेगमेंट होते हैं, और ये कठोर कर्षित ताम्र के बने हुए होते हैं, और इसमें प्रत्येक V सेगमेंट के बीच में माइका भरा जाता है जो कुचालक होता है। ये एक तरीके का यांत्रिक दृष्टकारी भी है। यांत्रिक दृष्टकारी या मैकेनिकल रेक्टिफायर इसको कहा जाता है, जो AC को DC सप्लाई में या DC को AC सप्लाई में परिवर्तित या रूपांतरित करता है। जब किसी DC मोटर में इसको स्थापित किया जाएगा तो ये DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। जब इसको किसी DC जनरेटर में स्थापित किया जाता है तो ये AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है, मतलब जनरेटर के केस में, और मोटर के केस में यहाँ है DC टू AC, जनरेटर के केस में AC सप्लाई टू DC सप्लाई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ जो आपको ये दिख रहा है, ये मशीन जो है ये योक है, मतलब मशीन जो मोटर रहती है या जनरेटर रहता है उसको बॉडी, ये योक है। ये पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लिया गया था। ये ढलवा भी हो सकता है, और बड़ी मशीनों के जो है फैब्रिकेटेड या पतली पतली पत्तियों से काट करके इसको बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो दोनों तरफ दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके हुक हैं इसको मशीन को ऊपर उठाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ जो ये पार्ट्स आपको दिख रहा है मशीन का, ये पोल शू है, ये इतना भाग ये पोल शू है, और ये है पोल शू को पोल से कसने के लिए यहाँ पर जो ये स्क्रू दिखाई दे रहे हैं इसको काउंटर संक स्क्रू कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये होल बनाए गए हैं ये एयर डक्ट होते हैं, इसमें वायु, ठीक है, रिवेट्स लिखा है, तो इसमें रिवेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये वायु के लिए वायु वाहिनियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है दोस्तों। ये सिलिकॉन स्टील की होते हैं, और इसमें सिलिकॉन की मात्रा 2 से 3% होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ दोस्तों एक चित्र दिखाया गया है जो कि अभी हाल ही में UPPCL की परीक्षा में आया था। ये सिलिका जेल ब्रीदर है, और इसमें ये रंगीन सिलिका जेल, जो रंगीन ये टुकड़े पत्थर से दिखाई दे रहे हैं, ये रंगीन टुकड़े सिलिका जेल होते हैं। ये सांस लेने का कार्य करता है, और इसके द्वारा यहाँ से एंट्री करती है वायु, नमी युक्त या वातावरण की खुली वायु, इससे होकर के ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, और इस ब्रीदर को कंजर्वेटर के साथ में स्थापित किया जाता है। कंजर्वेटर बोले तो किसी ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर एक लगा हुआ एक और छोटा सा टैंक, इसी के साथ में इसको संयोजित किया जाता है। सिलिका जेल ब्रीदर में सिलिका जेल क्रिस्टल होते हैं ये, ठीक है, पत्थर से टुकड़े होते हैं, लेकिन इसमें ब्लू कलर का जो सिलिका जेल होता है ये सबसे अच्छा होता है, और गुलाबी जिसको पिंक कहते हैं, इसमें नमी अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद ये ब्लू से पिंक हो जाता है,
इसके बाद वाइट कलर का जो होता है, ठीक है, वाइट कलर का जो सिलिका जेल होता है ये ख़राब सिलिका जेल हो जाता है और इसमें नमी अवशोषित करने की क्षमता नहीं रहती है। जब सिलिका जेल का रंग वाइट हो जाता है तो इसको निकाल करके पुनः 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको पका दिया जाता है। जब पकाते हैं बालू में या सिलिका में इसको पकाते हैं तो ये पुनः ब्लू कलर का हो जाता है, या इसको तेज़ धूप में डाल देते हैं तब भी ये ब्लू कलर का हो जाता है और इसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ एक चित्र और दिखाया गया है दोस्तों। ये चित्र जो है ये ELCB का है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसको कहते हैं। ELCB का है, ये घरों में स्थापित कर सकते हैं या किसी कंपनी वगैरह में या किसी मशीन के साथ में इसको स्थापित कर सकते हैं। जब अर्थिंग किसी बॉडी टच होने लगता है, कोई फेज वायर, तो अर्थिंग दिखाई देने लगता है, ठीक है, तो इसको हम ELCB कहते हैं। ये ELCB कुछ ही समय में जब अर्थ हो जाती है कोई मशीन की, कोई सप्लाई वायर या फेज वायर कहीं अर्थ हो जाता है पूरे सिस्टम में, तो उसको पूरी सप्लाई को स्वतः ही क्लोज या बंद कर देता है। ELCB का ये सर्किट जो है, मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का ये डायग्राम या चित्र जो है ये दिखाया गया है दोस्तों। ये सर्किट ब्रेकर है, घरों में उपयोग में लाया जाने वाला ऑटोमेटिक ऐसा सिस्टम जो कहीं भी अगर फॉल्ट होता है तो ये स्वतः ही पूरे परिपथ को बंद कर देता है। इसको MCB कहते हैं, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये ओपन डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ दोस्तों एक और ये चित्र दिखाया गया है। ये चित्र जो आपको दिख रहा है ये चित्र है ऑटो ट्रांसफार्मर का। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही कुंडली, ये इसकी वाइंडिंग है जो दिख रही है, ये इसकी वाइंडिंग है और ये रोटरी पार्ट होता है। तो इसको जब हम घुमाएंगे तो ये स्वतः ही एक रोलर होता है, इसके नीचे यहाँ पर एक रोलर होता है। ये रोलर की सहायता से इस वाइंडिंग पर टेपिंग हो जाता है। इसमें दो ही वायर होते हैं। एक मेन वायर इसमें जाकर के यहाँ पर ऐड हो जाता है और दूसरा वायर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसमें 4 वायर होती है, एक प्रकार का एक ट्रांसफार्मर होता है। तो मेन वायर ये होते हैं और यहाँ भी इसमें 2 इनपुट के और 2 आउटपुट के वायर होते हैं। एक वायर ऐसा होता है, चलिए दोस्तों यहाँ से दिखाते हैं। एक वायर इसमें ऐसा होता है, यहाँ से जाएगा और ये सीधे सप्लाई के लिए चला जाता है, मतलब सप्लाई से आकर के और लोड के लिए चला जाता है। तथा एक वायर ऐसा होता है जो इसके दूसरे टर्मिनल से जुड़ करके और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो लोड के लिए रहता है। चलिए दोस्तों, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ओपन सिंबल है या ओपन सर्किट है, ये दिखाया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चित्र अभी हाल ही में पेपर में UPPCL में पूछा गया था। ये जो है एक ब्रिज रेक्टिफायर है, कॉमन ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर कोई अलग से डायोड, 4 डायोड या 2 डायोड या 1 डायोड से इसको नहीं बनाया गया। इसके अंदर इंटरनल सर्किट होता है और ये पूर्ण रूप से अपने आप में ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, ठीक है। ये ब्रिज दिष्टकारी है या सेतु दिष्टकारी है। इससे जो है रिपल कम और अच्छा दिश धारा प्राप्त होता है। ये एक क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देख लीजिए इसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा गया है कि 3 फेज प्रणाली पर विचार करें और निम्न का मिलान करें। यहाँ लिखा है सक्रिय शक्ति, इसको हम एक्टिव पावर कहते हैं। जो एक्टिव पावर होता है ये कास के साथ में होता है, तो ये हो जाएगा ए का जो है ये एफ के साथ मिलान होगा। तो ए और एफ, ये आपका ए और मतलब दूसरा और तीसरा में हमारा ए के साथ में एफ दिया गया है। इसके बाद लिखा है प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती में जो प्रतिघाती में होता है उसमें साइन रहता है, तो ये बी का सामने ई हो जाएगा। तो बी के सामने ई यहाँ दिया है, ई यहाँ दिया है। और आभासी शक्ति में ना तो साइन होता है और ना ही कास होता है, तो इसका फर्स्ट से मिल जाएगा डी से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट तीसरा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों 3 ही प्रकार की शक्तियाँ भी होती हैं। ये भी एक सिंबल जो दिखाया गया है, ये भी एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है। और ये चित्र जिस बुक से आया है उस बुक का नाम मैं बता रहा। इस बुक का नाम है, ये NCVT की है, निम्मी प्रकाशन की एक बुक है, उसी बुक से ये चित्र दिया गया है। पेपर में ऐसा ही यही चित्र आता है, हमेशा आता है। तो ये निम्मी प्रकाशन की बुक से ये चित्र है। तो दोस्तों ये जो चित्र दिखाया गया है ये कंजर्वेटर का चित्र है और इसमें ये ट्रांसफार्मर टैंक या ऑयल टैंक से और इधर जो है कंजर्वेटर की ओर रहता है, ठीक है। इसको ये जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है इसमें क्या रहता है, एक रहता है यहाँ पर मरकरी स्विच और एक यहाँ रहता है। 2 फ्लॉट होते हैं, एक यहाँ फ्लॉट होता है, एक यहाँ फ्लॉट होता है। इसको गैस रिले भी कहा जाता है
ठीक है। इसको गैस रिले भी कहा जाता है। ये बुकोल्ज रिले का चित्र है और इसको गैस रिले भी कहा जाता है दोस्तों, सही से पहचान लीजिए। गैस रिले के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बुकोल्ज रिले का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ एक और चित्र आपको दिखाया गया है। ये पाइप अर्थिंग का चित्र यहाँ पर दिख रहा है आपको, देख लीजिए दोस्तों सामने। इस पाइप अर्थिंग में पाइप की जो लंबाई, जो पाइप रहता है, इस पाइप की लंबाई यहाँ से ली जाती है। यहाँ से इस पाइप की लंबाई 2.5 मीटर या इससे अधिक होनी चाहिए और यहाँ पर एक रिड्यूसिंग सॉकेट लगा होता है। ठीक है, ये 19 mm का रहता है ऊपर वाला पाइप, ये वाला, और ये नीचे वाला 38 mm का पाइप रहता है। ठीक है, और यहाँ एक सॉकेट लगा है। ये 19/38 का एक सॉकेट लगता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 19x38 mm का रिड्यूसिंग सॉकेट लगता है, जिसके द्वारा दोनों पाइप आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक और रहता है, वायर मैश रहता है। ये एक फनल रहता है या फूल ऐसा पानी डालने के लिए। इसके यहाँ पर एक वायर मैश यही लगी रहती है, इससे कूड़ा कचड़ा अंदर ना जाए। और यहाँ से एक और पाइप जाता है, ये 12 mm का रहता है। 12.7 mm 5GI पाइप रहते हैं। ये सभी पाइप GI के ही होते हैं। ये 12 mm का रहता है, ये 19 mm का रहता है, ये 38 mm का रहता है। और ये रिड्यूसिंग सॉकेट जो है 19 और 38 को कपल्ड करता है। 19/38 का ये रिड्यूसिंग सॉकेट होता है। और दोस्तों यहाँ जो ये पाइप नीचे वाला जो ये पाइप रहता है, इसमें रहते हैं होल। ठीक है, इसमें होल रहते हैं। तो ये होल जो है 90 डिग्री के अंतराल पर किए जाते हैं। इधर से इधर ये सामने सामने किया गया है और ये इधर से सीधे किया गया है नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे स्क्रीन से नीचे की तरफ जो दिख रहा है, ये सीधे सीधे किया गया है, फिर ये ऐसे किया गया है, फिर ये सीधे किया गया है। तो इनके दोनों के बीच में 90 डिग्री का स्पेस रहता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे यहाँ जो 180 डिग्री का रहता है। तो 180 डिग्री जो है, ये 90 डिग्री का जो अंतराल रहता है, ये 90 डिग्री का अंतराल जो रहता है ये 75 सेंटीमीटर पे रहता है। और 180 वाला जो रहता है दोनों होल, ठीक है, ये 150 सेंटीमीटर पर रहते हैं। 150 mm पर रहते हैं। और यहाँ पर ये प्रत्येक होल जो किया जाता है इसका साइज होता है 12 mm। ठीक है दोस्तों, 150 mm ये रहता है, मतलब 180 डिग्री पर ये होल जो किए जाते हैं और 90 डिग्री पर किए जाते हैं। किसमें जो है ये तिरछे, मतलब 90 डिग्री पर 75 mm पर, और जो 180 पर रहते हैं ये रहते हैं किस पे, वो 150 mm। यहाँ से यहाँ तक 150 mm और यहाँ से यहाँ तक इतना 75 mm। ठीक है, ये होल किए जाते हैं और ये 90 डिग्री के अंतराल पर कंटिन्यू जो होल हैं ये किए जाते हैं। और इस पाइप के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर नमक और कोयले को परत बाई परत भर दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ प्लेट अर्थिंग का चित्र दिखाया गया है दोस्तों। प्लेट अर्थिंग में दो पाइप यहाँ पर उपयोग में लाए जाते हैं। दोनों पाइप जो हैं ये 12.5 mm के रहते हैं, 12.7 mm के रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक पाइप रहता है केबल के लिए और दूसरा रहता है पानी के लिए। पानी वाला जो है ये 19 mm रहता है और ये वाला जो वायर रहता है ये 12.7 mm का रहता है। और ये जो प्लेट लगाई गई है, ठीक है, प्लेट जो है, प्लेट का साइज रहता है, प्लेट का साइज रहता है दोस्तों 60 mm गुणे 60 mm गुणे 6.3 mm। ये 6.3 अगर आपका दिया गया है तो ये प्लेट आपका GI का रहेगा। और ये 3.15 अगर दिया गया है तो ये प्लेट आपका मतलब 60 × 3.15 इतना अगर ये साइज दिया गया है तो ये कॉपर प्लेट है। और ये इधर वाला ये GI प्लेट है। अगर यहाँ पर साइज CPWD में करके अगर क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेट का साइज पूछा गया है, तो दोस्तों ये रहेगा 60 mm गुणे 60 mm और गुणे 3 mm। और ये रहेगा आपका साइज। तो आपकी प्लेट कॉपर की है। अगर 60 mm गुणे 60 mm और गुणे 6 mm CPWD करके अगर क्वेश्चन लिखा है, प्लेट की साइज़ पूछा है, तो आपका साइज़ रहेगा ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। और सभी अर्थिंग में सबसे अच्छा अर्थिंग जो है वो प्लेट अर्थिंग ही होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, छत के पंखे का सिर जो सिंबल रहता है ये ये इनफाइनाइट जैसा रहता है। और ब्रैकेट फैन जो दीवार के सहारे जो लगाए जाते हैं उसका जो सिंबल रहता है ये 8 के जैसा रहता है। और इसी में इस साइड से इसको जोड़ देते हैं, ये 8 जैसा अच्छा रहता है। ठीक है, रेचक पंखा इसको
एग्जॉस्ट फैन भी कहते हैं। एग्जॉस्ट फैन का ये इसमें हम इनफाइनाइट का निशान बना करके और सर्किल ऊपर रहता है, ठीक है। पंखा रेगुलेटर, ये फ़ैन रेगुलेटर रहता है। एक हम वर्ग बनाएंगे या आयत बनाएंगे और इसी में ऊपर से चांद बना देंगे। तो दोस्तों इसको भी याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों हमारी ये ऑब्जेक्टिव ATC इलेक्ट्रिकल निम्मी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव बुक जल्द ही आने वाली है मार्केट में। एक बुक दोस्तों सिंगल लाइन बुक, यही ATC इलेक्ट्रिकल के नाम से निम्मी पैटर्न पर नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नई बुक एक हमारी आ चुकी है। और ये ATC इलेक्ट्रिकल कोचिंग मोदी सराय मोहिउद्दीनपुर जौनपुर शाहगंज के पास में पड़ता है। सराय मोहिउद्दीनपुर, यहीं पर ये मिलता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नीचे दी गई घंटी को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।